इस कहानी का नाम है कहीं निर्भया कहीं अनामिका। ये छोटी बड़ी उन बच्चियों के बारे में है जो कहीं न कहीं अत्याचार का शिकार होती हैं और लेकिन उनके दुख दर्द को समझ हर कोई नहीं समझ पाता है। सुनिए, आपको पसंद आएगी। हावड़ा स्टेशन से सुबह 8 बजे ही कालका मेल रवाना हुई। आराम से पैर फैलाकर अपना न्यूज़पेपर खोला। वैसे तो रात को टीवी पर सब खबरें मिल ही जाती हैं, पर सफ़र में न्यूज़पेपर खोलकर पैर फैलाकर पेपर पढ़ने का आनंद ही कुछ दूसरा है। 3-4 स्टेशन पार होते ही एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकते रुकते फिर रेंगने लगी। दिल दहलने लगा। रात को तो कोहरे के चलते ट्रेन लेट होती ही है, मगर सर्दियों में दिन में ये चाल है। बंगाल की ट्रेनों का हिसाब तो भगवान भी नहीं रख सकते। कहाँ कब कोई ट्रेन रोक दे, पता नहीं कब तक कानपुर पहुँचेंगे। मेरी सीट गेट के पास ही साइड लोअर वाली थी। अचानक से कोई झपट्टा मारकर रेंगती सी ट्रेन में घुसा। शायद कोई छोटी बच्ची थी। मेरे पैरों से लिपट कर बैठ गई और मेरे हाथ का पेपर थोड़ा नीचे खींच लिया, शायद अपने आप को छुपाने की कोशिश में। पीछे पीछे एक पुलिस वाला भी घुसा, झटके से आगे बढ़ गया, शायद उसी को खोज रहा था। मैंने पेपर के नीचे से झांक कर देखा, डर के मारे और शायद दौड़ते दौड़ते भी वह लंबी लंबी हिचकी लेकर कांप रही थी। लगा जैसे 13-14 साल की बच्ची, दुबली पतली सांवली सी, कंधे से फटा फ्रॉक, दोनों हाथों से अपना वक्ष पकड़कर थरथर कांप रही थी। मामला समझने के पहले ही वह पुलिस वाला फिर लौट कर आ गया। मेरा पेपर एक झटके से हटाकर कसकर बालों से पकड़कर उस लड़की को खड़ा कर दिया। मोटी सी गाली देकर उसे झकझोरने लगा। फटे वस्त्रों से उसका अविकसित यौवन झांक रहा था। अचानक मेरी छठी इंद्रिय जाग उठी। मैंने कसकर लड़की को अपने पास खींच लिया और कड़क कर कहा, खबरदारी से हाथ लगाया तो पीछे हटो। पुलिस वाला भी कम कड़क नहीं था। मैडम, इन लोगों को आप नहीं जानती, 1 नंबर के चोर होते हैं ये लोग। खाली चोरी नहीं, तस्करी और जाने क्या क्या गैर कानूनी धंधा करते हैं ये लोग। बच्ची के हाथ में लटका छोटा सा थैला खींचकर उसने ज़मीन पर पटक दिया। प्राय 1.5-2 किलोग्राम चावल ज़मीन पर बिखर गया। देखा आपने? निकाल निकाल, कितने पैसे हैं तेरे पास? कितनी पॉकेट मारी है आज? रुको, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैडम, आप जानती हैं आप पर चोर तस्कर का साथ देने का इल्ज़ाम लग सकता है। मेरा शरीर कांप उठा गुस्से के मारे। लगा अभी इस बच्ची के अधफटे कपड़ों को फाड़कर पैसे खोजेगा। बच्ची फिर से मुझसे लिपटकर कांप रही थी, जैसे मलेरिया बुखार चढ़ा हो। निःशब्द, दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ क्षण इतने भारी हो जाते हैं जैसे लंबी सदियां बीत गई हों। अपने आप को संयमित कर शांति से मैंने कहा, और आप जानते हैं मैं आप पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ? आप जाइए, मैं देखती हूँ। वह खीसे निपोड़ते चला गया। आंखों से ही जैसे लाट टपक रही थी। कानून के रक्षक से मैं कोई कड़ी बात कह भी नहीं सकती थी बिना किसी कारण या प्रमाण के, पर मुझे जो दिखाई दे रहा था वह कोई साधारण बात नहीं थी। मुझे मालूम था वह जाएगा नहीं। सामने से परोसी थाली वह कैसे उठने देता। अपने बैग से एक शॉल निकालकर उसे बच्ची को अच्छे से लपेट दिया और अपने पास बैठा लिया। 2 बिस्कुट खाकर पानी पिया तो जैसे लड़की की जान में जान आई। अभी भी वह आते जाते लोगों को सशंकित नज़र से देख रही थी। जब वह थोड़ी स्थिर हुई तो मैंने उसका नाम ठिकाना पूछा। धीरे धीरे उसने बताया कि वर्धमान स्टेशन के पास ही झोपड़पट्टी में रहने वाली वह गरीब मजदूर परिवार की कन्या है। माँ रोज़ चावल बेचने लोकल ट्रेन से आती है। माँ को 3-4 दिन से बुखार है, वह काम पर नहीं जा सकी। कल से घर में चूल्हा नहीं जला तो वह माँ की जगह 4-5 से चावल लेकर निकल पड़ी। कुछ बिका, कुछ फेंका। 2 पुलिस वालों से बचते बचते इस ट्रेन में घुस गई। तुझे डर नहीं लगता अकेले आते? मैं कभी कभी माँ के साथ आती हूँ। कहाँ बैठना है, किसे बेचना है, मुझे मालूम है, पर यह मेरे पीछे। वह फिर सुबकने लगी। मैं फुसलाकर चुप किया। सारे हम यात्री तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। जैसा कि मुझे आशंका थी, तुरंत वहाँ टीटी हाजिर हो गया। यहीं आकर सीधे तेज तेज बोलने लगा, ए लड़की चोट्टी, तू फिर यहाँ आ गई? टिकट है तेरे पास? चल बाहर निकल। लड़की का हाथ पकड़ने को उसने हाथ बढ़ाया,
बातें इस अंदाज में कर रहा था जैसे रोज़ इस लड़की को ट्रेन में देखता है। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। सभी तो कानून के रखवाले हैं और समाज के ठेकेदार भी। बहुत सोच समझकर इन लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैंने स्थिर स्वर में कहा, आप इसका वर्धमान तक का टिकट बना दीजिए, पेनल्टी के साथ। वह कुछ कहना चाहता था, पर मेरी कड़ी नज़र देखकर उसने चुपचाप टिकट बनाकर पैसे दे दिए। ठीक है मैडम, हम तो जाते हैं, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप जिम्मेदार होंगी। वो चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद पुलिस की स्पेशल फोर्स के 2 जवान वहां से गुजरे। पीछे वाले ने ठिठक कर मुझे और उस लड़की को देखा, फिर आगे बढ़ गया। 10 मिनट बाद वह फिर लौट कर आया। माँ जी, कोई मदद चाहिए? मैंने सिर से पैर तक उस लड़के को देखा। 22-23 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। चेहरे पर शालीनता थी। थोड़ा झिझकते हुए मैंने कहा, इस बच्चे की मदद कर सकते हो? माँ जी, इसी लाइन में रहते हैं, सब देखते हैं, समझते हैं, पर सीनियर्स से बैर तो नहीं बढ़ा सकते। पर आप किस तरह की मदद चाहती हैं बताइए, शायद मैं कर सकूं। अधिक कुछ नहीं, वर्धमान स्टेशन आने वाला है, तब ट्रेन 15 मिनट रुकेगी। ये लो इस लड़के का टिकट, बस बाहर इसे पहुंचाकर रिक्शा में बैठा देना। कहना तुम पुलिस वाले हो, लड़की को सही जगह पहुंचा दे और रिक्शा का नंबर नोट करके उसे कड़ी आवाज़ में उसके घर पहुंचाने को कहना। बोला, हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ। ट्रेन रुकते ही उस जवान ने लड़की का हाथ कसकर पकड़ा। चल बहना, जल्दी जल्दी। और एक तरह से उसे खींचता हुआ गेट की तरफ तेज़ी से बढ़ता गया और आंखों से ओझल हो गया। मुझे विश्वास था वह जरूर इतना तो कर ही देगा, क्योंकि आंखों में से ही इंसान का दिल झांकता है, वरना वह कैसे मदद के लिए खुद आगे आता। हे भगवान, यह क्या ज़माना आ गया है, रक्षक की भक्षक बन बैठे हैं। लेकिन ऐसा तो हर युग में, हर शहर में होता ही आया है। पर अब तो इन लोगों ने शर्म का चोला भी उतार फेंका है। कितनी बेशर्मी से उस बच्ची को मेरे पास से खींच कर ले जाना चाहता था। यह तो कानून के रक्षक एक अधेड़ की कहानी है, पर वह क्या था जो अभी 2 महीने पहले मैंने देखा। मेरी पड़ोसन रीमा जी ने मुझे फ़ोन किया कि पास के सरकारी अस्पताल में बच्चों को पोलियो ड्रॉप खिलाने जाना है। वो समाज सेविका हैं, निःशुल्क सेवा करती हैं। वे अक्सर इस तरह के कामों में मेरी मदद लेती हैं। सुबह 7:30 बजे ही हम लोगों ने ड्यूटी संभाल ली। छोटे छोटे हंसते खिलखिलाते रोते मचलते हर रूप में प्यारे बच्चे ड्रॉप पीकर बैलून लेकर जाने लगे। दोपहर होते होते भीड़ हल्की हो गई। अचानक पास के केबिन से एक लेडी डॉक्टर निकलकर आई और मुझे बुलाने लगी। इतनी व्यस्त जैसे कुछ बोलने से भी समय नष्ट हो जाएगा। दौड़ती सी मुझे लेकर एक केबिन में पहुंची। देखकर तो मेरा दिल दहल गया। 5-6 साल की बच्ची बेड पर पड़ी तड़प रही थी, खून से लथपथ। उसे नर्स संभाल नहीं पा रही थी। माँ को तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ने मेरी सहायता से बच्ची को फर्स्ट एड दी और नींद का इंजेक्शन दिया। तड़पते चिल्लाते वह लड़की अब बेहोश हो गई थी। अब डॉक्टर सिन्हा ने बच्ची की माँ को पकड़ा। बैठ, चुपचाप बता किसका काम है। वह चुप। बताती है या पुलिस को बुलाऊं? डॉक्टर ने धमकाया। नहीं मेम साहब, ऐसा न करना, मेरे देवर का लड़का है 15 साल का, उसी का काम है। तू कहाँ थी उस समय? हम गरीब आदमी चौका बर्तन को पास के घर में गए थे। आकर देखा लड़का भाग रहा है। अंदर जाकर देखा मेरी मुनिया खून से लथपथ जमीन पर तड़प रही है। कुछ ना सूझी तो हम दोनों हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। पुलिस को खबर की? नहीं ना, हम अभी बुलाते हैं। ना डॉक्टर जी, ऐसा ना करना, हमारा मर्द हमें मार डालेगा। हमको अस्पताल नहीं आने दे रहा था। कहता था मेरे भाई का घर बर्बाद करेगी तो तेरा और तेरी मुनिया दोनों का गला काट दूंगा। वह गिड़गिड़ाई। आप जैसे भी हो मेरी बच्ची को बचा लो। मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपका चौका बर्तन कर दूंगी, आपका एहसान कभी। अरे चुप, डॉक्टर ने डांटा। एहसान तो तब होगा जब ये जिंदा बचेगी। अब बच भी गई तो इस जिंदा लाश को लेकर क्या करेगी तू? कैसे जिएगी? कितने बच्चे हैं तेरे? यही एक मुनिया है मेम साहब। बेटा तो इसी अस्पताल में पैदा होते ही मर गया था। वह ज़मीन पर गिरकर पछाड़ खाने लगी। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। सीनियर डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चली गई। थोड़ी देर में पुलिस आकर देख सुनकर बच्ची की माँ को घर दिखाने और अपराधी को पकड़ने के लिए साथ ले गई। मेरा दिल जैसे अपने बस में नहीं था। सिर में हथौड़े चल रहे थे। डॉक्टर सिन्हा, यह बच्ची बच जाएगी ना?
नहीं मैडम, कितनी बेदर्दी से इसका ये हाल किया है। मुझे तो लगता है ये एक नहीं 2 जनों का काम होगा, वरना इतनी बुरी हालत ना होती। अच्छा डॉक्टर, मैं चलती हूँ, मुझसे और देखा ना जाएगा। मैडम 1 मिनट रुकिए, एक छोटी सी बात। आप तो समाज सेविका हैं, कई तरह की सोसाइटी से जुड़ी हैं, कई तरह की मीटिंग गेट टुगेदर वगैरह में हर तरह के लोगों से मिलती हैं। प्लीज़ सबको समझाने की कोशिश करिए, ये सब बहुत बुरा है, सरासर गलत है। ये भी कोई उम्र है, ऐसे अपराध, छी छी छी, घिन आती है। मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। आज भी यही मानसिक अवस्था है मेरी, पर मैं किसे और कैसे समझाऊं? क्या मुझसे बेहतर बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते? बचपन से ही लड़कों को नारी के सम्मान की कीमत, अर्थ अनर्थ का फ़र्क नहीं समझा सकते? प्यार से नज़र रखकर क्या नहीं किया जा सकता? ट्रेन कब चल पड़ी पता ही नहीं चला। वही बांका जवान मेरे सामने खड़ा था। माँ जी, आपकी बच्ची सही सलामत घर पहुँच जाएगी, चिंता मत करिए। अचानक नीचे झुककर मेरे पैर छू रहा था। माँ जी, जब तक आप जैसी माँ है, बच्चियाँ सलामत रहेंगी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसके सिर पर हाथ रखकर मैंने अवरुद्ध कंठ से कहा, जब तक ऐसे जवान मेरे पास हैं, हमारा देश सुरक्षित है। धन्यवाद।